जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स का जो कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है उसका शॉर्ट मॉडल पेपर देखेंगे। इसके पहले का ये पेपर है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं। आपको ये आइडिया भी होता है किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया जा रहा है। साथ ही साथ प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, आपके सिलेबस भी अगर आप सब्जेक्टिव पेपर के हैं तब भी कंप्लीट कराया गया है, ऑब्जेक्टिव तब भी, तो आप दोनों देख सकते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट में अवश्य बताएं। कब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिससे आप उससे पहले 2-3 मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर जिससे सॉल्व करा दिए जाएं। 2-3 देखे रहेंगे जिससे आपका थोड़ा सा ज़्यादा तैयारी हुई रहेगी। 2-3 में से लगभग आपको 40-50 प्रश्न देखने को सीधे सीधे मिल सकते हैं। बाकी टॉपिक्स सेम रहेंगे, क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका जब भी पेपर हो जाए तो आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर जो है अपना जो पेपर हुआ रहे भेज दें, जिससे सॉल्व कराया जा सके। आप उससे आकलन भी कर सकते हैं अपना कि कितना आपने सही किया है कितना गलत। और जो अन्य यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिनका पेपर नहीं हुआ रहेगा उनको हेल्प मिलेगी उससे। तो चलिए देखते हैं हमारा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे वह भी फ़ायदा वीडियो का उठा सके। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से हमारे शरीर को कौन पोषित करता है? भोजन, भुखमरी, रोग, कीटाणु। तो भोजन जो है वह हमारे शरीर को पोषित करता है, भुखमरी रोग कीटाणु नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पोषण की 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे तीसरा। आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, तो हिंदी में सॉल्व कराया जा रहा है, उत्तर बताया जा रहा है। जो भी इंग्लिश भाषा वाले हों, इंग्लिश मीडियम वाले हों, वह साथ में प्रश्न का आंसर जो बताया जा रहा है बगल में उसको देखते चले और खुद समझते चले, क्योंकि दोनों भाषाओं में बताया जाएगा तो समय अधिक लगेगा और ज़्यादा उसमें बार बार एक एक क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? जब जो पोषण होता है शरीर की आवश्यकता के अनुकूल रहता है तो वह सुपोषण कहलाता है। चौथा प्रश्न, निम्न में से पौष्टिक तत्व है, पौष्टिक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, विटामिन सी एवं खनिज लवण, उपर्युक्त सभी जो है पौष्टिक तत्व हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, भौतिक भारतीयों के लिए आधारभूत खाद्य समूह है। आधारभूत भारतीयों के लिए कितने खाद्य समूह हैं? तो वह कुल मिलाकर 5 खाद्य समूह हैं। छठा प्रश्न है, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? एमिनो अम्ल जो है वह प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है। अगला प्रश्न हमारा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को पता होगा। तो आप इसको कमेंट करके बताइए, रतौंधी जो होती है वह किस विटामिन की कमी से होती है। अगला प्रश्न हम बताते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, लेकिन हर एक को यह क्वेश्चन आता होगा, आप अवश्य कमेंट करके हमें बताएं। आठवां प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, घेंघा रोग है वह आयोडीन की कमी से होता है। नौवां प्रश्न है, विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? आंवला में जो है विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। 10वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? बी जो है वह वसा में घुलनशील नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? हड्डी की मजबूती कैल्शियम के कारण होती है। अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऊर्जा की इकाई इसमें जो दिया गया ऑप्शन कैलोरी होती है। 13वां प्रश्न है, मोटापे का मुख्य कारण क्या है? मोटापे का मुख्य कारण इसमें से क्या हो सकता है? तो वह है अधिक कार्बोहाइड्रेट व वसा अगर लेंगे हम तो मोटापा उससे होता है। 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होती है? 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आरडीए का विस्तृत नाम क्या है? अर्थात फुल फॉर्म ऑफ आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, अर्थात अनुशंसित आहारीय भत्ते जो है वह आरडीए का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आप खासकर इंग्लिश में देखा करिए, जिससे वो मिलता रहता है और आपको याद भी आसानी से होता है।
16वां प्रश्न हम देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधनों को बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन को बांटा गया है कितने भागों में? 4 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न, दूध शर्करा है। दूध शर्करा है लैक्टोज। 18वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। 19वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत हैं उपर्युक्त सभी, अर्थात गुड़, पाउडर्ड शुगर और शहद, ये सभी चीज़ें जो हैं कार्बोहाइड्रेट के शर्करा के स्रोत हैं। आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं क्योंकि आप हमेशा एग्जाम के टाइम ही देखते हैं, तो कम समय में अधिक प्रश्न देखने आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। हर एक पेपर का अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा 4-5 पेपर आपके इस चैनल पर यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिससे आपकी हेल्प होगी। 20वां प्रश्न हम देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। 21वां प्रश्न हम देखेंगे, अतिरिक्त ग्लूकोज जो है संचित रहता है वह यकृत में रहता है। 22वां प्रश्न, प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है वह होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। 23वां प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का वैकल्पिक पथ है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट जो है वह ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का वैकल्पिक पथ है। 24वां प्रश्न हम देखेंगे, सामान्य रक्त शर्करा स्तर क्या होता है? 90/110 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम होता है। 25वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई क्या है? वह है ग्लूकोज। 26वां प्रश्न हम देखेंगे, किसको गन्ने की शर्करा कहा जाता है? सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, मोनोसेक्राइड को कहा जाता है? मोनोसेक्राइड को जो है ट्राइओजेज कहा जाता है। 28वां प्रश्न हम देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है वह कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। 29वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च कण पानी को सोख कर फूल जाते हैं वह क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। 30वां प्रश्न है, सेल्यूलोज को जाना जाता है, सेल्यूलोज को जाना जाता है रफेज के नाम से भी जाना जाता है। 31वां प्रश्न है, निम्न में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? संतृप्त अम्लीय वसीय जो है वह पामिटिक अम्ल है, अर्थात पामिटिक एसिड है। 32वां प्रश्न है, निम्न में से वसा के संयोजक अवयव हैं वह है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों जो हैं वह वसा के संयोजक अवयव हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, वसा में कौन नहीं घुलता है? बी। ये देखिए आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में मिलेंगे, इसलिए ध्यान से आप पेपर को पढ़ के करिएगा। 34वां प्रश्न देखेंगे, बड़े वसा कणों का सूक्ष्म कणों में टूटना समान रूप से वितरित होने की प्रक्रिया कहलाती है, वह कहलाती है पायसीकरण। अगला प्रश्न देखेंगे 35वां प्रश्न, अधिक समय तक अधिक ताप में रखने पर वसा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक पदार्थ बनता है जो कि कहलाता है एक्रोलीन। 36वां प्रश्न हम देखेंगे, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है, वसा के पाचन के लिए लाइपेज जो है आवश्यक एंजाइम है। 37वां प्रश्न देखेंगे, सामान्य नेत्र ज्योति को बनाए रखने वाला विटामिन कौन सा है? तो वह विटामिन है विटामिन बी। अगला हम देखेंगे, विटामिन सी की कमी के कारण क्या हैं? विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है 39वां, विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? वह है गाजर। अगला प्रश्न हम देखेंगे 40वां प्रश्न, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अगला प्रश्न हम 41वां देखेंगे, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? वह है पाइरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42वां, रेटिनाल रासायनिक नाम है, रेटिनाल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। 43वां प्रश्न देखेंगे, रक्तस्राव रोधक विटामिन कौन सा है? उस विटामिन के जो है वह रक्तस्राव रोधक विटामिन है। अगला प्रश्न है 44वां, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। देखिए ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, आपको 2 नंबर जो है देखिए मुफ्त में मिलेंगे। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस, लगभग किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 क्वेश्चंस आपको रिपीटेड देखते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो सकता है, तो आप ध्यान से पढ़कर अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंकुरित अनाज में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो है वह पाया जाता है विटामिन बी। अगला प्रश्न है 46,
फल व सब्जियां हैं। फल व सब्जियां क्या हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, शरीर की रक्षा करने वाले पदार्थ, शरीर का निर्माण करने वाले, अर्थात ये सभी हैं। अगला प्रश्न है 47वां, सूखे मेवे व तिलहन हमें प्रदान करते हैं। सूखे मेवे व तिलहन हमें ऊर्जा व प्रोटीन प्रदान करते हैं। 48वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है? तो ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ अनाज, दालें, घी सभी हैं। 49वां प्रश्न है हमारा, स्थूल पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी जो हैं स्थूल पोषक तत्व हैं। 50वां प्रश्न जो है, वसा का निर्माण किस इकाई से होता है? वसा का निर्माण जो है वह वसीय अम्ल से होता है। 50 प्रश्न आपको करा दिए गए हैं, 100 प्रश्न इसमें आपको बताए जाएंगे। वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगला प्रश्न हम देखेंगे 51वां प्रश्न में है, प्रोटीन शब्द किसने दिया? प्रोटीन शब्द किसने दिया था? मुल्डर ने दिया था। 52वां प्रश्न देखेंगे, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है। आपके पेपर में जैसे ही क्वेश्चन दिखाई देगा आपको याद आ जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहिए। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF दिया जाएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। 52 नंबर प्रश्न है हमारा, विटामिन के का क्या कार्य है? विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमना। ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके पहले प्रश्न क्या था? विटामिन के का रक्तस्राव, रक्तस्राव किससे होता है? रक्तस्राव का रुकाव किससे होता है? विटामिन के। इससे पहले ये प्रश्न था, तो वही प्रश्न घुमा घुमा के देखिए 3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन वसा के संवहन में भूमिका अदा करता है? फास्फोरस जो है वसा के संवहन में भूमिका अदा करता है। ऊर्जा की इकाई देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया आपका 54 नंबर, कैलोरी। 55 नंबर, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के विभिन्न प्रकार हैं। प्रोटीन ऊर्जा जो कुपोषण है उसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? क्वासियोरकर, मरास्मिक, क्वासियोरकर, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम की कमी प्रभावित करती है। कैल्शियम की कमी जो है अस्थि तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र सभी को जो है वह प्रभावित करती है। अगला प्रश्न 57 नंबर है, अनाज कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? अनाज जो है ऊर्जा प्रदान करता है, आयोडीन नहीं प्रदान करता, विटामिन ए नहीं प्रदान करता, प्रोटीन प्रदान करता है, अर्थात पहला और चौथा, सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सक्षम प्रतिरक्षा तंत्र प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है? कौन सा पोषक तत्व होता है वह सक्षम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है? तो पहला है विटामिन ए आवश्यक होता है, जिंक आवश्यक होता है, प्रोटीन आवश्यक होता है, कैल्शियम नहीं। तो पहला, दूसरा, चौथा ये किसमें है आपका? पहला, दूसरा, चौथा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्न में से कौन सी विटामिन डी की सक्रिय फॉर्म है? 59 नंबर आपका कोल कैल्सीफेराल जो है विटामिन डी की सक्रिय फॉर्म है। 60 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जिंक के मुख्य कार्य क्या हैं? वह है DNA और RNA संश्लेषण। 61 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था में पोषक तत्वों को अधिक आवश्यकता होती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता किस अवस्था में होती है? तो वह शैशवावस्था, गर्भावस्था, युवावस्था सभी में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि कौन करता है? तो स्तन ग्रंथि जो है वह करता है प्लेसेंटल लैक्टोजन और प्रोलैक्टिन, दोनों जो हैं स्तन ग्रंथियों की वृद्धि करते हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा आपका। 63 नंबर प्रश्न है, प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ स्तर मदद करता है। प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ स्तर प्रसव में जो है मदद करता है। अगला प्रश्न है, बालक में दांत निकलने का प्रारंभ कब होता है? तो होता है यह 6 महीने पर। अगला प्रश्न है 65 नंबर, भ्रूणावस्था है। भ्रूणावस्था क्या है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक जो है वह भ्रूणावस्था होती है। 66 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में उपापचयिक दर में कितनी वृद्धि होती है? तो इसकी वृद्धि होती है 5%। अगला प्रश्न है 67 नंबर, गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता जो है वह बढ़ती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 68 नंबर, प्रोलैक्टिन मदद करता है। प्रोलैक्टिन जो है दूध के निर्माण में, स्तन ग्रंथियों के निर्माण में, दोनों में जो है मदद करता है। 69 नंबर प्रश्न है, शिशु के जन्म के बाद स्रावित होने वाला पहला पीला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। 70 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, एक
गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने जिंक की आवश्यकता होती है? तो 10 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। 71 नंबर प्रश्न है, गर्भवती महिला को कितने आयरन की आवश्यकता होती है? तो 27 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है एक गर्भवती महिला को आयरन की आवश्यकता होती है। कौन से कारक स्तनपान को प्रभावित करते हैं? तो वह है धात्री स्त्री की मानसिक स्थिति, धात्री स्थिति का आहार, प्रोलैक्टिन हार्मोन का अल्पस्रावन, ये सभी जो है स्तनपान को प्रभावित करते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, शिशु का प्रारंभिक आहार क्या है? शिशु का प्रारंभिक आहार होता है माँ का दूध। 74 नंबर प्रश्न है, शिशु को पूरक आहार किस आयु में प्रारंभ कराना चाहिए? तो 6 माह पर कराना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें, अर्थात इसको ध्यान से हमें पढ़ना होगा कि इसमें क्या सही आंसर है। 6 से 8 माह के शिशु को तरल पूरक आहार जैसे फलों का रस, सूप आदि देना चाहिए, तो सही बात है। अगला है हमारा तथ्य, धीरे धीरे अच्छे से मसले व कटे हुए अर्ध ठोस व ठोस पदार्थ बच्चों को देने चाहिए, गलत। 9 से 11 माह पर अच्छे से कटे व ठोस पूरक आहार जैसे गाजर, खीरा, सेब, केला आदि बच्चों को देना चाहिए, सही। 1 वर्ष के बच्चे का परिवार के लिए बनने वाला भोजन देना चाहिए, गलत। तो इसमें से दोनों, ये वाला सही है और सी वाला भी, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है? सी वाला, तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 76वां प्रश्न है, दूध में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? दूध में जो है विटामिन सी का अभाव होता है। शैशवावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं? शरीर के आकार में परिवर्तन, शारीरिक संगठन में परिवर्तन, पाचन तंत्र में परिवर्तन, अर्थात ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, 6 माह के शिशु को विटामिन ए की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसे होती है 350 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। 79 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, सही विकल्प का चयन करें। शिशु के जन्म के बाद निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर आंसर दिया है, इसके पहले यही एक प्रश्न दिया था कि शिशु के जन्म के बाद निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध क्या कहलाता है, इसके ऊपर प्रश्न था। यहाँ पर देखिए आंसर दिया है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, ये राइट आंसर है। अगला है, इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सही है, अर्थात सी आंसर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब हम पहुँच गए 80 नंबर प्रश्न पर। शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व है, शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? पोषण का। 80 प्रश्न हमने कर लिए हैं। वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अगला प्रश्न है 81 नंबर, जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, मधुमेह में किस हार्मोन का स्राव प्रभावित होता है? मधुमेह अर्थात शुगर जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो किस हार्मोन का स्राव प्रभावित होता है? तो वह होता है इंसुलिन। अगला प्रश्न है 83 नंबर, मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, अर्थात शुगर रोग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? अनुवांशिकता, अर्थात एक पिता से बेटे को भी हो सकता है, मोटापा की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से, ये सभी चीज़ें जो हैं प्रभावित करती हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर है, मधुमेह के प्रकार हैं टाइप 1, टाइप 2 मधुमेह, तीसरा है कुपोषण जनित मधुमेह, उपर्युक्त सभी होते तो दो ही हैं, टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह, दो ही होते हैं, लेकिन इसमें उपर्युक्त सभी ऑप्शन दिया है, ए एंड बी नहीं दिया है, तो इसका आप उपर्युक्त सभी आंसर जो है वह लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 85 नंबर, कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए क्या आवश्यक है? बी समूह के विटामिन। 86 नंबर प्रश्न है, उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है धूम्रपान, नमकीन, स्नैक्स और घी मक्खन, सभी चीज़ें जो हैं वह वर्जित होती हैं। 87 नंबर प्रश्न है, उच्च रक्तचाप के कारण हैं, क्या क्या इसके कारण हैं? वंशानुक्रम, मोटापा, धूम्रपान व मदिरापान, सभी चीज़ों से यह हो सकता है, अर्थात उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो क्वेश्चन भेजा है बच्चा, थोड़ा सा इसमें साफ नहीं क्लिक हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आहार संदर्भ सेवन के अनुसार एक मधुमेह के रोगी को कुल कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? तो कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए?
65%, हालांकि 45 से 65% होता है, तो आप 45% अगर आए तो वो भी राइट आंसर लगा सकते हैं। इसमें 65% दिया है तो 65% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च रक्तचाप का प्रबंध किया जा सकता है आहार प्रतिबंधन द्वारा, वजन नियंत्रित करके, धूम्रपान बंद करके, राइट आंसर हो जाएगा। तो उच्च रक्तचाप वाला लगभग सभी प्रश्न आपके देखने को सेम मिल रहे हैं, धूम्रपान, आहार, मोटापा, यही सब है। तो ये आप आसानी से कर लेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं, बस ध्यान से आपको प्रश्नों को पढ़ना है और उसके ऑप्शंस को। अगला प्रश्न है मोटापे के कारण है, 90 नंबर प्रश्न है। मोटापे का क्या कारण हो सकता है? भोजन संबंधी आदतें, वंशानुक्रम, कम शारीरिक परिश्रम, ये सभी चीज़ें मोटापे के कारण हो सकती हैं। 91 नंबर प्रश्न है, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार सामान्य भार से 10% बढ़ जाता है? तो वह स्थिति क्या होती है? मोटापा होता है। 92 नंबर प्रश्न है, मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से होना चाहिए। मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से क्या आहार होना चाहिए? फल, सब्जियां, सलाद, तरल होने चाहिए। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कब्ज का प्रकार नहीं है। कब्ज का प्रकार कौन सा इसमें से नहीं है? वह है पोषण कब्ज। एटानिक कब्ज, स्पाटिक कब्ज और अवरोधक कब्ज, तीनों प्रकार के कब्ज होते हैं। 94 नंबर प्रश्न है, डायरिया के प्रकार हैं। डायरिया के कौन कौन से प्रकार हैं? 94 नंबर प्रश्न। एक्यूट डायरिया, क्रॉनिक डायरिया, दोनों होते हैं, ए एंड बी दोनों। 95 नंबर प्रश्न है, पानीदार मल के अलावा अतिसार के अन्य लक्षण हैं। पानीदार मल के अलावा जो है पेट में दर्द होता है, पेट फूलता है और जी मचलता है, अर्थात उपर्युक्त सभी आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड के लक्षण हैं। टाइफाइड के लक्षण क्या है? टाइफाइड का लक्षण है बुखार, पेट दर्द, जी मचलाना व उल्टी। 98 नंबर प्रश्न है, पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी। पोषण अभियान की शुरुआत जो है वह 2018 में हुई थी। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 8 मार्च 2018 को यह शुरू हुआ था। 99 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रोग्राम को मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है? मिड डे मील जो है वो मध्याह्न भोजन के नाम से जाना जाता है। प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं। प्रतिरक्षा को हल्दी, ग्रीन टी, स्वास्थ्यवर्धक तेल, ये सभी चीज़ें प्रतिरक्षा को अर्थात इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स, ये सभी चीज़ें हैं। इस प्रकार से हमने 100 प्रश्न आपके सॉल्व करा दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आप। नेक्स्ट आपके अलग यूनिवर्सिटी के सॉल्व कराए जाएंगे। आपका जब भी पेपर हो तो आप पेपर अवश्य भेज दें, जिससे सॉल्व कराया जा सके आपका पेपर। आपको उससे पता भी चल जाएगा कितना सही करके आए हैं आप, कितना गलत, और अलग यूनिवर्सिटी जो है उनके बच्चों को जो एक प्रकार से हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। कमेंट करके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और कब आपके एग्ज़ाम होंगे यह ज़रूर बताएं। चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।